जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ वर्जन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खुलकर स्वागत करते हैं। मैदान सीरीज एपिसोड ये 7 है। मैदान एपिसोड ये 7 आप देख रहे हैं, जो कुमार गौरव उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने आपको मैदान सीरीज का एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एपिसोड नहीं देखे पाए होंगे, तो आप लोग जाकर 6 एपिसोड पूरा देख लेंगे, ताकि आप सबको कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाए। चलिए 7वां एपिसोड मैदान सीरीज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि मौर्य साम्राज्य में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी को उसको बोला जाता है राजस्व महाकलेक्टर कौन हुआ करता था। तो राजस्व महाकलेक्टर के रूप में राजस्व वसूलने के काम करता था समहारता काम करता था। तो मौर्य काल में जो राजस्व वसूली जो करता था अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो समहारता कहा जाता था, समहारता कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनजाति नृत्य डांग किस भारतीय से संबंधित है। ये डांग जो पूछ रहा है, यह जनजाति नृत्य जो डांग किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है। ये आपको गुजरात से है, गुजरात से। तो उसके बाद डांडिया भी है ना, डांडिया और डांग ये गुजरात से है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अल्लाह रखा साबिर खान और पंडित कृष्ण महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास किस वाद्य यंत्र के लिए ये प्रसिद्ध लोग हैं। तो ये तबला वादक से इन लोगों का संबंध जो है अल्लाह रख, सदा कबीर, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास का संबंध जो है तबला वादक थे लोग, ये सब लोग तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन भी आपको किससे संबंधित है, तो तबला वादक से है, तबला वादक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्नाकुलर एक्ट कौन लाया हुआ था। भाई वर्नाकुलर जो है प्रेस पर एक्ट जो लगाया गया था, आपको लीटन के द्वारा लाया गया था। और रिपन जो था, रिपन क्या किया, खत्म किया था, इंड किया हुआ था। वर्नाकुलर का इंड कौन किया था, रिपन किया था। लागू कौन किया था, लीटन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन देखेंगे। किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के अलोकप्रिय वर्नाकुलर एक्ट को निरस्त कर दिया। तो भारत के उदारक जो है किस वायसराय को बोला गया, आपको रिपन को बोला गया। और जो वर्नाकुलर को एक्ट को रद्द कर दिया था रिपन जो है 1878 में, कानून को रिपन के द्वारा वर्नाकुलर एक्ट जो है 1878 को जो है इस अधिनियम को रद्द कर दिया था दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला गया है, तो रिपन को बोला गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को बोला गया है। एल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन था, तो रिपन था। एल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन हुआ करता था वायसराय, तो रिपन हुआ करता था। भारत में दशकीय आधार पर जनगणना का कार्यकाल शुरू हो गया था रिपन के समय में। तो भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत हो जाता है रिपन के समय से शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो किया था कनिंघम के द्वारा। ये संस्थापक पूछेगा, कनिंघम के द्वारा किया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है, तो रॉक काट कर ये बनाया गया। मन की क्या हो गया, एलोरा के गुफा को काटकर, इस चट्टान को काटकर जो है एलोरा के गुफा और कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम की रथ मंदिर का निर्माण किया गया है। रॉक काट आर्ट इससे है। आगे बात करते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही पहाड़ को काटकर नीचे काटकर बनाया गया है। तो किया गया रॉक काट आर्ट के द्वारा जो है एलोरा के गुफा को एक ही पहाड़ को जो काटकर एक मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा। और यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है।
तो राष्ट्रकूट वंशों के, ध्यान रखेंगे, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछेगा तो ये दंती दुर्ग था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव वंश के द्वारा किया गया था। यह तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण आपको पल्लव वंश के द्वारा किया गया था। एलोरा के आपको राष्ट्रकूट के द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा, और राष्ट्रकूट के संस्थापक आपको दंती दुर्ग। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण आपको पल्लव शासकों के द्वारा तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। महाबलीपुरम का रथ मंदिर को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा मंदिर युधिष्ठिर का है। सबसे बड़ा युधिष्ठिर का मंदिर है। अब सबसे छोटा किसका मंदिर है? तो द्रौपदी का मंदिर है। आपको रथ महाबलीपुरम में देखने को मिलता है, और जिसको सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे बड़ा मंदिर है युधिष्ठिर का है, सबसे छोटा अगर द्रौपदी का मंदिर है, द्रौपदी का मंदिर। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीमांत शंकरदेव किस नृत्य से संबंधित है? तो आपको सात्रिया नृत्य से श्रीमांत शंकरदेव का संबंध आपको सत्रिया नृत्य, और सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो यह असम का नृत्य है, असम का। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वां अमेंडमेंट के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना हो गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भगत सिंह और 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका हुआ था। कौन कौन लोग फेंका हुआ था? तो सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में को भगत सिंह के साथ कौन फेंके हुए थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके हुए थे। सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका हुआ था। कौन कौन लोग? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हनुक्का एक कैसा त्योहार है? हनुक्का एक कैसा त्योहार है? यहूदी का त्योहार है। हनुक्का जो है, हनुक्का कैसा त्योहार है? यहूदी का त्योहार है। यहूदी का आपको त्योहार है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, वीर नाट्यम किस राज्य का नृत्य की एक प्राचीनतम शैली है? वीर नाट्यम जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यह एक प्राचीन शैली है, आंध्र प्रदेश का है। वीर नाट्यम किस राज्य का नृत्य का एक प्राचीन शैली है? आंध्र प्रदेश का है। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बैसाख पूर्णिमा मनाया जाता है। तो बैसाख पूर्णिमा जो है बुद्ध की जयंती मनाने के लिए प्रमुख त्योहार है बैसाख पूर्णिमा। भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति, महानिर्वाण मतलब कि मृत्यु, सब एक साथ के घटना हुआ था। किस दिन हुआ था? तो आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्ति आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी हुआ था, मृत्यु भी हो जाता है आपको बैसाख पूर्णिमा को। ऐसा होने का सौभाग्य किसको मिला हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का मिला हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध के पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, तो ये पहला उपदेश को अधिधम्म चक्र कहते हैं, और ये सारनाथ में दिए हुए थे, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो ये आपको महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया वो था जिसे अधिधम्म चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन, और यह कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा आपको महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए हुए थे। अब पहला उपदेश आपको कहाँ? सारनाथ में दिए हुए थे, सारनाथ में। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था।
जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, मतलब कि इनकी मृत्यु हुआ था कहाँ, कुशीनगर में वो थे। और बौद्ध धर्म में कितने रत्न की बात किया गया, त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हो गया, धम्म, बुद्ध हो गया, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है आपको बौद्ध धर्म के। त्रिरत्न बुद्ध हो गया, धम्म हो गया, संघ हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। त्रिपिटक का नाम कौन कौन है, तो 3 गो त्रिपिटक, तो सुक्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। सुक्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक जो है 3 पिटक की बातें किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ की हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। देखिए पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा आपका कुंडलवल जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। बौद्ध संगति 4 हुआ है, तो 4 हुआ था, तो पहला आपको राजगिर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा आपको कुंडलवल जम्मू कश्मीर में हुआ था। दोस्त ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल समान न्याय और निःशुल्क के कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है, कौन सा आर्टिकल उपलब्ध कराएगा, तो आर्टिकल 39 का ए जो है, 39 का 39 के ए आर्टिकल आपको सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल आपको कौन सा, तो आर्टिकल 39 के ए मूल संविधान में नहीं था, और ये अमेंडमेंट जो किया गया था 42वां अमेंडमेंट के द्वारा 1976 को किया गया था, 1976 को। तो ये आपको समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता आपको आर्टिकल 79 बोल रहे हैं, 39 में 39 के आपको ए में 39 के ए में बताया गया था, और जो मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं किया गया था। और अमेंडमेंट आपको 72वें अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, NASA, तो इसका NASAL आयोग का स्थापना कब, किस एक्ट के द्वारा किया गया था, 1987 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लघु संविधान किसको बोलते हैं, लघु संविधान आपको 42वां अमेंडमेंट 1976 को बोलते हैं। 1976 के अमेंडमेंट जो किया गया था 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है। इसके अंतर्गत में प्रस्तावना में कौन कौन शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के हम लोग लघु संविधान बोलते हैं, जिसके अंतर्गत में प्रस्तावना में प्रेम्बल में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था। शिक्षा को समानता समवर्ती सूची में जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, तो शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, ये आपको समवर्ती सूची का विषय है। तो इसको जोड़ने के लिए कौन सा अमेंडमेंट, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को यह शिक्षा को समवर्ती सूची में ला दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान में भाग 4 के ए, जिसे हम आर्टिकल 51 के ए बोलते हैं, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। आपको ध्यान रखेंगे भाग 4 के ए को हम आर्टिकल 51 के ए बोलते हैं, जिसमें कितने कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध किससे है, तो तीजन बाई का संबंध आपको पंडवानी डांस से है, पंडवानी डांस से है। तीजन बाई कलाकार जो है, इनका संबंध जो है पंडवानी नृत्य से है, और यह छत्तीसगढ़ का पंडवानी नृत्य है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने की सुविधा प्रदान किया था, तो ये सातवां अमेंडमेंट जो है 1956 को किया था।
तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार जो दिया गया आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अब एक व्यक्ति 2 या 2 से राज्यपाल बन सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करने का अधिकार में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का है ना, बुलाएगा कौन? बुलाता है आपको, बुलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अब देखो, लेकिन राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता स्पीकर करेगा, लोकसभा के स्पीकर करता है। तो बुलाएगा आपको राष्ट्रपति आर्टिकल 100 के तहत, और लोकसभा के अध्यक्ष जो है स्पीकर इसका अध्यक्षता करता है। अब तक ले 3 बार ज्वाइंट पार्लियामेंट बुलाया गया है। तो अब तक ले कितने बार ज्वाइंट पार्लियामेंट बुलाया गया है? तो 3 बार बुलाया गया है, 3 बार। किस एक्ट में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है? तो ज्वाइंट सीटिंग आपको नहीं बुलाया जाता है। आपको संविधान संशोधन बिल में और मनी बिल में आपको 3 बार जो बुलाया गया था, ज्वाइंट सीटिंग में आपको बुलाया गया 3 बार। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग के मसले पर ध्यान रखेंगे, संविधान संशोधन में नहीं बुला सकते हैं, नो, और ना ही मनी बिल पर आपको ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुला सकते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। आपको सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछा है, तो आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में किया था। उनका पुस्तक जो था गुलामगिरी। गुलामगिरी किसका पुस्तक है? ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले का है ये पुस्तक नाम। तो ध्यान रखेंगे, गुलामगिरी किसका पुस्तक है दोस्त? तो गुलामगिरी आपको ज्योतिबा फुले का है, ज्योतिबा फुले का है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले आपको बताते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। जन्म कब हुआ था भाई? जन्म आपको ध्यान रखेंगे 1873 को हुआ था। जन्म 1873 को हुआ था। पहले पॉइंट हो गया। नहीं, सॉरी, सत्य शोधक की जो है ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना है, इसका जो है स्थापना किया गया था 1873 को किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जन्म जो हुआ था 1827 को हुआ था। 1827 को हुआ था। 1827 से 27 को हुआ था। उसके बाद एक कन्या विद्यालय की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? कन्या के विद्यालय की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो कन्या के विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और गुलामगिरी कौन सा पुस्तक? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा कब लिखा गया था? 1872 को लिखा गया था। 1872 को लिखा था गुलामगिरी। चलिए अब बात करते हैं, उनके द्वारा नगरपालिका का सदस्य बने हुए थे। नगरपालिका का सदस्य बने थे पूना नगरपालिका के। पूना है ना, पूना नगरपालिका का सदस्य बने हुए थे 1876 को बने हुए थे। 1876 को पूना नगरपालिका का सदस्य बनते हैं। और इनको महात्मा के नाम से भी महात्मा की उपाधि दिया गया था। कब? 1888 को महात्मा की उपाधि दिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह किससे प्रभावित थे? ज्योतिबा फुले किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी से थे। उसके बाद शिवाजी के बाद जॉर्ज वाशिंगटन से प्रभावित थे। उसके बाद थॉमस पेन से थे। थॉमस पेन, याद रखेंगे, थॉमस पेन से। और उनके पुस्तक है, थॉमस पेन का पुस्तक का नाम क्या है? राइट
राइट्स राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन किसका पूछता है? टॉमस पेन से ये प्रभावित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक और बात ध्यान रखेंगे, ज्योतिबा फुले से संबंधित इनके द्वारा सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा नहीं, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक लिखा गया। उसके बाद धर्म तृतीय रत्न 2 हो गया। उसके बाद इशारा इनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद शिवाजी की जीवनी, इशारा इनके द्वारा लिखा गया। शिवाजी की जीवनी, सार्वजनिक सत्य धर्म की, उसके बाद धर्म तृतीय रत्न की रचना पुस्तक किए हुए थे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखेंगे। ज्योतिबा फुले के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दिए। ये माली समुदाय से थे, माली जाति से थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्त बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अनंत तक सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपको सबसे बड़ा दिन आपको 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है, तो 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में करते हैं साल में दिन और रात बराबर कब होता है? तो आपको ध्यान रखेंगे, दिन रात बराबर होता है कब? तो 21 मार्च को इसको बोलते हैं विषुवत बोला करते हैं, इसको विषुवत बोला जाता है। तो दिन रात कब बराबर होता है? तो 21 मार्च को। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा लंबा दिन को होता है, सबसे बड़ा लंबा दिन आपको 21 जून को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साल में दिन और रात बराबर होता है तो कब? दिन रात बराबर होता है कब? साल में दिन रात बराबर होता है आपको 23 सितंबर को होता है। विषुवत पर आपको 21 मार्च को और आपको 23 सितंबर को यहाँ पर होता है। देखिए साल के सबसे बड़े दिन होती है 22 दिसंबर को, जो आपको शीतांत में मान कि शीतकाल में, शीत के समय में शीत अत्यंत बोलता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन के देखेंगे। भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात बोलता है? तो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 कानून जो है, ध्यान रखेंगे, कानून के समान सभी लोग समान है, इसके संरक्षण की बातें आर्टिकल 14 बोला जाता है। आर्टिकल 14। बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सरदार की उपाधि, उनके वो जो उपाधि दिया गया था, महिलाओं के द्वारा प्रदान किया गया था उपाधि। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसको बोला गया? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसको बोला जाता है? उदय शंकर को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक आपको उदय शंकर को बोला जाता है, उदय शंकर को। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया था? तो आपको जून 2014 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। रंगराजन कमेटी। कौन सा कमेटी? रंगराजन कमेटी से क्या समझते हैं? रंगराजन कमेटी जो है गरीबी मापने के लिए 2012 में यह समिति गठित किया गया था। जून 2014 में रिपोर्ट पारित किया गया था। तो रंगराजन समिति आपको गरीबी से संबंधित ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। रंगराजन कमेटी, दंडेकर रथ समिति, तेंदुलकर समिति और लकड़वाड़ा समिति, ये सब गरीबी से संबंधित रखने वाला ये कमेटी है। तो रंगराजन कमेटी हो गया, आपको दंडेकर रथ समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाड़ा समिति, यह किसे है? तो गरीबी के लिए पेश किया गया था, ये समिति लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है? लेकिन आरोप पर महाभियोग सदन के कितने सदस्य के द्वारा साइन होना चाहिए? तो
तो समझ में आ जानी चाहिए बात ये 1/4 का सदस्य का साइन होना चाहिए, 1/4 का साइन होना चाहिए, 1/4 का साइन सिग्नेचर होना चाहिए। और ये महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में है। और कुल मेंबर में से 2/3 का बहुमत के द्वारा पारित हो जाएगा, है ना, साबित हो जाता है। तो 2/3 बहुमत जो है पारित कर दिया जाता है, तो ये राष्ट्रपति अपने महाभियोग लग जाता है। तो महाभियोग कहाँ लाया जाता है? किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया कैसा है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। चलिए, ये अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया आर्टिकल 61 में 2/3 का सिग्नेचर होना चाहिए। अब बहुमत पारित करने के लिए तो 2/3 हमने 1/4 का सिग्नेचर होना चाहिए, और उनके खिलाफ जो है पारित करने के लिए 2/3 में का बहुमत का होना जरूरी है, तो ध्यान रखेंगे। और महाभियोग की प्रक्रिया जो काहे लाया जाता है? तो संविधान पर अतिक्रमण करेगा तो उस पर यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जाएगा। 2 निकटवर्ती श्रृंगों के या गर्तों के बीच में दूरी को किस रूप में जानी जाती है? इसको बोला जाता है तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। 2 निकटवर्ती गर्त को इसी को बोला जाता है। ये तरंग दैर्घ्य किसको होता है? इसी तरह। तो दोनों के बीच में यहाँ पर गर्त है गहरा, ये गर्त है, ये है, तो या फिर इसी को बोला जाता है तरंग दैर्घ्य बोला जाता है, इसी को तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस तरंग में होती है, किस रंग में होती है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है? तो लाल रंग में होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो लाल रंग। देखते हैं तो दूर से ही पहचान में आता है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल में होती है, बैगनी में कम होता है। बैगनी में क्या होता है? तरंग दैर्घ्य कम होती है। चलिए अगले बात करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे इस पर। अगला क्वेश्चन है हैंसेन रोग किसे समझते हैं? हैंसेन रोग किसको कहा जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग कहा जाता है। हैंसेन रोग क्या है? तो ये आपको कुष्ठ रोग को बोला जाता है। शून्य गैस कौन सी है? तो आपको वर्ग 18 को शून्य गैस बोला जाता है। इसमें आपको हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। रेडॉन या वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो शून्य गैस किसको बुलाता है? 18 वाले वर्ग को बुलाता है। तो शून्य वर्ग में आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन। एस्किमो जाति के घर बर्फ का बना रहता है, इसको क्या बोलता है? इग्लू बोला जाता है। क्या बोलता है? इग्लू बोला जाता है। इग्लू बोला जाता है। एस्किमो जाति के घर बर्फ का बना रहता है, इसको इग्लू बोला जाता है। वान गोलू झील कहाँ स्थित है? ये वान झील जो है, वान झील पूछता है तो ये तुर्की में और सर्वाधिक लौड़ता वाला झील है। वान झील जो है कहाँ? तुर्की में है। तुर्की का राजधानी है अंकारा, और ये सबसे ज्यादा लौड़ने वाला झील है। चलिए बात करते हैं आगे। जादूगोड़ा किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा, ये आपको ध्यान रखेंगे, किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा आपको कोयला के लिए, ठीक है ना। और ये झारखंड में है। सेविंग करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के लिए। किस दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का शेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एपिसोड जो है आपके कुमार गौरव सर के द्वारा जो शुरू किया गया था मैदान सीरीज का ये एपिसोड, यह 7 आप देख रहे थे। तो चैनल पर पहली बार दोस्त आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना होगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर वीडियो या क्लास आप तक ये पहुँचाया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ। चलिए नेक्स्ट आपको एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया आपको।